नमस्कार कक्षा 8वीं के बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल मज़े में होंगे। हाँ, और पढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है। और मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका गीता कार्की। ठीक है, चलिए तो बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने अध्याय 1 को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या किया था अध्याय 1 में, हमने कविता पढ़ी थी। कौन सी? और ये हमारा कौन सा लेक्चर है बच्चों? आज तीसरा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो आगे रह गया है, और क्या रह गया है हमारा, कविता हम पढ़ चुके हैं, कविता को हम समझ चुके हैं, और कुछ प्रश्न उत्तर भी हम कर चुके हैं जो मैंने आपको समझाए थे अपनी पिछली कक्षा में। अब और भी कई प्रश्न उत्तर हैं जो अभी हमने नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं, उन्हें हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, देखिए सब आपके जहाँ प्रश्न दिए गए हैं वहाँ कविता से उसमें लिखा गया है, कुछ प्रश्न है वहाँ पर। तो सबसे पहले आपका क्या प्रश्न है, देखिए प्रश्न 1 में क्या लिखा हुआ है। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अभी अंत नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको मैंने क्या बताया था कि कवि ने इस कविता में कहा है कि अभी अभी ही तो उसका यौवन शुरू हुआ है। ठीक है, उसमें जोश भरा है, उसमें आत्मविश्वास आया है अपने यौवन की वजह से, तो अभी उसका अंत नहीं होगा। तो बच्चों उत्तर 1 हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अपने जगह आत्मविश्वास और सक्रियता के कारण कवि का मानना है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? कवि ने क्या कहा है ध्वनि कविता के माध्यम से कि बसंत ऋतु से जोड़ा था। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कविता में कि बसंत ऋतु से जोड़ते हुए कवि अपने आप के लिए भी ये बात कर रहे हैं कि अभी अभी उनमें यौवन आया है, और यौवन की वजह से उनमें जो है बड़ा जोश भरा हुआ है, और उस जोश की वजह से क्या है, वो सक्रिय है। सक्रिय यानी वो सावधान है, हर चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनमें एक आत्मविश्वास भर गया है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अभी ये तो सब अभी अभी शुरू हुआ है, तो इसका अंत अभी नहीं होगा, ये लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, प्रश्न 1 का उत्तर। सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये करते रहेंगे। ठीक है, आज हम ये जो कर रहे हैं ये कक्षा कार्य है आपका, और आप अपनी हिंदी की नोटबुक में, अपनी हिंदी की कॉपीज में ये काम करेंगे बच्चों। ठीक है, तो और मैं आपको जो साथ में समझाते जा रही हूँ, तो आपको इतना वक्त मिल रहा है कि आप अपना उत्तर जो है पूरा कर सके। तो बच्चों अच्छे से आप अपना उत्तर पूरा कीजिए। अब प्रश्न 2 की ओर पढ़ते हैं हम। प्रश्न 2 में क्या लिखा है, देखिए सब बच्चे अपनी अपनी पुस्तक में। फूलों को अनंत तक सक्रिय रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो कवि है वो क्या क्या करता है। ठीक है, क्या है प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयत्न करता है। ठीक है, क्या क्या प्रयत्न करता है बताइए, सोचिए। जो हमने कविता पढ़ी है उसमें बताया है ना, वो जो है कवि क्या करते हैं, उनकी नींद को दूर करते हैं। जो पक्षी, जो फूल जो हैं, जो पुष्प हैं, वो उन्हें क्या करते हैं, वो उठाते हैं, वो मुरझाए हुए हैं अभी, वो सो रखे एक तरीके से, तो उनको उनकी नींद से जगाते हैं कवि। किस तरीके से वो क्या करते हैं, वो अपने अपने हाथों के स्पर्श, हाथों के कोमल स्पर्श से
कवि फूलों को नींद से जगाकर जीवित रहने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो फूल नींद में हैं यानी मुरझाए हुए हैं, अगर वो उठेंगे नहीं, वो खिलेंगे नहीं, तो वो जीवित कैसे कहलाएंगे, है ना बच्चों। तो इसीलिए क्या करना है, उन्हें जगाना है। जब वो जागेंगे तभी वो जीवित रहने की और खुश रहने की प्रेरणा लेंगे। तो क्या करेगा कवि ने क्या कहा कि मैं अपने हाथों के कोमल स्पर्श से फूलों को नींद से जगाकर जीवन की प्रेरणा दूंगा। तो हम अपने उत्तर 2 में लिखेंगे, अपने हाथों के कोमल स्पर्श से कवि फूलों को नींद से जगाकर जीवित रहने की प्रेरणा देते हैं, विकसित होने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए प्रश्न 3 में क्या है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस को दूर करने के लिए क्या करना चाहते हैं। ठीक है, क्या है, देखिए फिर से देखिए, कवि पुष्पों से तंद्रा और आलस से दूर करने के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बताइए बच्चों। यहाँ भी आपका इसी तरह का उत्तर है कि अब वो तंद्रा, मैंने आपको बताया था तंद्रा का मतलब क्या होता है, तंद्रालस्य था ना हमारे कविता में एक शब्द, मैंने आपको बताया था तंद्रालस्य का मतलब होता है नींद से अलसाया हुआ, यानी कि नींद की वजह से जो आलस में है। और वो यहाँ किसकी बात हो रही है, फूलों की बात हो रही है। तो कौन है नींद में, नींद से अलसाया हुआ कौन है, फूल। ठीक है, तो वो कैसे क्या अब उनकी जो ये आलस और नींद है, तंद्रा यानी नींद, आलस यानी आलस, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं हम, जब हम उन्हें जगा देंगे। तो किस तरीके से जगाएंगे कवि उनको, कवि अपने, यहाँ पर भी आप देखिए वो अपने हाथों के कोमल स्पर्श से ही जो है उनको जगाएंगे। तो क्या करेंगे, कवि फूलों पर क्षुधा से भरे हाथों को फेर कर उनकी तंद्रा और आलस दूर करना चाहता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कवि फूलों पर क्षुधा से भरे हाथों को फेर कर उनकी तंद्रा और आलस दूर करना चाहता है। यही पूछा है ना आपसे प्रश्न में कि कवि फूलों को उठाने के लिए, नींद से दूर करने के लिए, आलस उनका भगाने के लिए क्या करेंगे। तो क्या करना चाहते हैं वो उनको उठाना चाहते हैं। किस तरीके से, उन पर अपना क्षुधा से भरा हुआ हाथ जो है, अमृत से भरा हुआ हाथ जो है उसको फेर कर। ठीक है, तो आपके ये 3 प्रश्न जो कविता से हैं, आपके बुक में, आपकी किताबों में लिखा हुआ है, वहाँ ये 3 प्रश्न थे और मैंने आपको तीनों का उत्तर बता दिया है समझाते हुए। उम्मीद है आपको सभी समझ में आ गए हैं और आपने अपनी कॉपीज में इनको लिख लिया है। जल्दी जल्दी से लिख लीजिए अगर कहीं कुछ छूट गया है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों जो भी आप लिखें हमेशा जो है उन्हें बोलते हुए लिखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे मैंने आपको बताया ना कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा आसानी से और जल्दी याद कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग में रहेगा। आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो आपके 2 काम एक साथ हो जाते हैं कि आप उन्हें लिख भी रहे हैं सेम चीज़ और आप पढ़ भी रहे हैं वही चीज़, तो आपको वो जल्दी याद करने में उससे मदद मिलती है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब आगे बढ़िए। देखिए अनुमान और कल्पना है आपका यहाँ पर। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में जो है उसके पहले जो बीच में है, यानी कि आपके कविता से जो 3 प्रश्न अभी हमने किए उसके बाद जो है वो तो हमने पिछली कक्षा में कर लिया था।
अब आगे जो है वहाँ है अनुमान और कल्पना से, तो उसमें आप देखिए क्या लिखा है। उसमें आपको कुछ पंक्तियां दी हुई है कविता की, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और उनको पढ़ने के बाद आपको क्या समझना है कि वो जो पंक्तियां हैं वो किस ऋतु की ओर इशारा कर रही है। यानी आपको उन पंक्तियों को पढ़कर ये समझना है कि भारत में जितने भी मौसम आते हैं, बसंत, जैसे हमने ध्वनि में तो बसंत ऋतु की बात की थी, ठीक है। और भी कई मौसम आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, सर्दी, गर्मी, बरसात और पतझड़ और बसंत। ये सब मौसम जो है, इनमें से किस मौसम की बात हो रही है वो आपको समझना है। यहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही आसान जो है प्रश्न, और ये ध्वनि जो कविता हमने पढ़ी उसमें से ही है, ठीक है। यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, आप सब बच्चे शायद समझ भी गए होंगे, क्योंकि ध्वनि में किस ऋतु की बात हुई है, एक ही ऋतु की बात हुई है। वेरी गुड, मुझे लग रहा है आप सबको समझ आ गया है। तो आप जो है खुद से इसका जो है उत्तर करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उसमें लिखा गया है कि कवि किस तरीके से फूलों को जो है जगाना चाहता है, उन पर अपना हाथ फेर कर, उनको अपने जीवन का अमृत देकर उनको सींचना चाहता है, उनकी जो नींद है उसे खींच लेना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये मौका दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आप फूलों को जगाइए, फूलों को नया जीवन दीजिए, उन्हें विकसित कीजिए, मतलब उनको बढ़ने में मदद कीजिए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए जी। आप फूलों का ध्यान रख सकते हैं, कैसे, उनको सही तरीके से उनका भोजन मिलने में सहायता करके। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो तो अपना जो भोजन है खुद ही बनाते हैं। तो आप लेकिन उनको जिस तरह का माहौल चाहिए, जो जगह उनके लिए सही है, जहाँ पर उन्हें होना चाहिए, वो जगह देकर, अगर आपके घर में कोई फूलों का पौधा है तो आप उसे यूं ही कहीं पे भी रख देंगे तो वो थोड़ी ना जो है विकसित हो पाएगा। तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें समय समय पर पानी डालना पड़ेगा, समय समय पर उसकी मिट्टी में जो है आपको खाद डालनी पड़ेगी, आपको उसकी मिट्टी को जो है सही तरीके से देखना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं, उसमें कीड़े तो नहीं लग गए हैं, बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या करने के लिए, फूलों के विकास के लिए, तभी तो वो खिलेंगे, जगेंगे, है ना। तो आप वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको, वो आप खुद से सोचिएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, भाषा की बात करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपको लिखा है कि हरे हरे पात, ठीक है, हरे हरे पात लिखा है ना। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको पत्तों की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि पत्ते किस तरह के हैं, हरे। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ युग्म शब्द है, ठीक है। युग्म युग्म शब्द, युग्म में क्या होता है बच्चों, जब एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जुड़ा है, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ इन दोनों ही शब्दों का अर्थ जो है वो एक ही है, अलग अलग अर्थ नहीं है। हरे हरे यानी हरे हरे, यानी हरा रंग, हरे रंग की बात हो रही है। और किसके लिए हो रही है, पात यानी पत्तों के लिए, हरे हरे पात, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या बदला, यहाँ पात का मतलब तो पत्ता होता है, लेकिन जब हमने उसके साथ हरे हरे जोड़ दिया तो वो बहुत सारे पत्तों की बात हो गई, ठीक है। यहाँ हमने बहुवचन में किसको बदला, रंग को बदला, ना कि पत्तों को। लेकिन फिर भी इस जो उसकी विशेषता है उसको बताते हुए, जब हमने उसके वचन को बदलते हुए पत्तों के साथ जो है जोड़ा, तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ एक पत्ते की बात नहीं हो रही, बहुत सारे पत्तों की बात हो रही है, यानी हरे हरे पात, हरे हरे पत्ते, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया बच्चों आपको, कि अगर कोई किसी भी चीज के बारे में हम बता रहे हैं, वो तो आप एक वचन में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब वो आप उसका विशेषण जो उसके साथ जोड़ रहे हैं उसे आप बहुवचन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो युग्म शब्द बनकर आता है, ठीक है। हरे हरे पात, जैसे यहाँ पर आपको मैंने आपको अभी बताया कि क्या है, यहाँ लिखा हुआ है पात, लेकिन उसके साथ हरे 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 जुड़ने से यहाँ हमें समझ में आता है कि एक पत्ते की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे पत्तों की बात हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, आपने इस तरह के और भी शब्द ढूंढने हैं जो एक ही जैसे अर्थ को बताता है, लेकिन साथ में हम उसको दोबारा से इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह के आपको और भी शब्द जो है वो ढूंढने हैं, ठीक है। खुद से आप सोच सकते हैं, आप जब सोचोगे ना बच्चों तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो एक उदाहरण मैं आपको और देती हूँ, जैसे पुष्प पुष्प,
पुष्प, पुष्प, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, ये दोबारा से इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह के आपको और भी शब्द जो है वो ढूंढने हैं और लिखने हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति शब्द आप लिखे, इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, देखिए इसी प्रश्न में नीचे की पंक्तियों में आपको क्या दिया है, बातों बातों में दिया है ना, बातों बातों में, यहाँ पे भी पुनरावृत्ति हो रही है शब्द की। फिर दिया है रह रह कर, जैसे मैं आपको बताती हूँ, रह रह कर दर्द उठ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों, हमें कहीं चोट लग जाती है या फिर हमें किसी भी, जैसे हमारे हाथ में कहीं दर्द है, तो वो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए हमें महसूस नहीं होता, लेकिन फिर एकदम से महसूस होने लगता है, फिर थोड़ी देर महसूस नहीं होता, फिर से महसूस होने लगता है। तो वो क्या होता है, रह रह कर, मतलब कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं, रह रह कर दर्द हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, जो आपको जितने भी शब्द दिए हैं, जैसे बातों बातों में, रह रह कर, और सुबह सुबह, रातों रात, ठीक है, इन सब शब्दों को, और घड़ी घड़ी, और साथ में क्या है, घड़ी घड़ी, इन सब शब्दों को आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे अभी अभी मैंने आपको रह रह कर का उदाहरण बताया ना, इसी तरीके से आपको जो बाकी शब्द इसमें दिए हैं, आपके आगे लिखा भी हुआ है लाइन में कि इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये आपको करना है, बातों बातों में, रह रह कर, घड़ी घड़ी, ठीक है, इन सबको आप करेंगे और अपने वाक्य बनाएंगे कि आप क्या बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको रह रह कर का उदाहरण दिया, उसी तरीके से, ठीक है। रातों रात का भी मैं आपको एक बार उदाहरण दे देती हूँ, अगर आपको ये जो है ये थोड़ा सा समझने में अलग सा लग रहा है तो जैसे रातों रात सीमा शहर से गायब हो गई, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई अचानक से चला जाता है, हमें कुछ बता के नहीं जाता, हमारा अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी आपका दोस्त है और अचानक से वो कहीं चला गया, तो आप कैसे, हम कहते हैं ऐसे, अरे यार रातों रात पता नहीं कहाँ चलेगी, कल तो हमारी बात हुई थी। तो इस तरीके से जो है यहाँ रातों रात का इस्तेमाल हुआ है। तो अब आपको भी अपने आप सोचकर इन सब शब्दों के जो है प्रयोग में लाना है, इनको प्रयोग में लाके यानी आपको वाक्य बनाना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरे नंबर पर बच्चों आपको क्या लिखा हुआ है, कोमल, कोमल गात लिखा है, देखिए, और मृदुल बसंत, ठीक है। यहाँ क्या बताया बच्चों आपको, यहाँ पर ना आपको विशेषता बताई गई है, ठीक है, किसकी, किसी संज्ञा की या सर्वनाम की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर क्या है, गात, जिसकी आपको विशेषता बताई जा रही है। गात क्या होता है, मैंने आपको बताया था, शरीर, हम शरीर को गात भी बोलते हैं, ठीक है। और वो कैसा है, कोमल है, तो वो शरीर की क्या बताई जा रही है, विशेषता। तो विशेषता क्या हो गई, कोमल। और यहाँ पर बात हो रही है बसंत की। तो बसंत जो है वो क्या है बच्चों, बसंत एक ऋतु है, एक ऋतु के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है कि वो मृदुल है। मृदुल मैंने आपको क्या बताया था, मृदुल होता है कोमल, कोमल, ठीक है, मतलब बड़ा ही कोमल सा है बसंत, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ क्या हुआ, फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर गात यानी शरीर की और बसंत यानी एक ऋतु की जो है विशेषता बताई गई है। गात यानी शरीर कैसा है, कोमल, वेरी गुड। और बसंत कैसा है, वो भी मृदुल यानी कोमल, ठीक है। यहाँ कोमल आपको कोमल लिख के दे दिया और यहाँ आपको वही कोमल मृदुल लिख कर दे दिया, क्योंकि मृदुल का मतलब भी कोमल ही होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या करना है, पर आपको कविता में कुछ इस तरह के जो है पंक्तियां ढूंढनी है जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अब 2 या 4 उदाहरण आप दीजिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा इनको, ठीक है। तो विशेषता के बारे में, और यहाँ आपको बताया गया है कि विशेषता होती है, वो विशेषण जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए जरा, आप किताबों में देखिए,
हिंदी विशेषण सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, देखिए किताबों में लिखा है बच्चों, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये जो है आपको ये याद करना है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आप क्या क्या करेंगे अपनी कॉपी में, ये तो आप कर ही चुके हैं। बाकी आपको जो मैंने अभी युग्म शब्द बताए, इसके जो उदाहरण आपको करने हैं, और आपको साथ में ही जो कुछ शब्द मैंने आपको बताए थे उनका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। ठीक है, ये सब आप कहाँ करेंगे? अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। और साथ ही आपको ये अपनी कविता में से शब्द और कुछ ऐसी पंक्तियां छांटनी है जहां किसी भी चीज की विशेषता बताई जा रही है, विशेषण यानी। और साथ में आपको क्या करना है, विशेषण कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है, ठीक है, वो आपको याद करना है और लिखना है अपनी कॉपी में। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ करने के लिए में लिखा हुआ है कि बसंत ऋतु पर कई तरह की कविताएं जो हैं वो बनी हुई हैं। बहुत सी कविताएं हैं जी, बिल्कुल। किसी भी जो खास चीज़ें होती हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि एक शब्द पर या एक किसी चीज़ पर एक ही कविता बनती है। तो आपको कई तरह की कविताएं ध्वनि के साथ ही आपको और भी कई तरह की कविताएं हैं जहां आपको बसंत के बारे में, बसंत ऋतु के बारे में मिल सकता है। तो ऐसी कोई कविता आप देखिए, ढूंढिए, खोजिए। अगर आपको पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ढूंढिए और उस कविता को आप क्या करेंगे, संकलन करेंगे उन कविताओं का। आपको 2 या 3 या जितनी भी आपको कविताएं मिलती हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं, अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में उन कविताओं को लिखेंगे। वो छोटी छोटी कविताएं हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बड़ी बड़ी कविताएं मत देखिए, आप छोटी छोटी कविताएं देखिए, क्योंकि छोटी छोटी कविताएं आप देखेंगे कई सारी, तो आपको अलग अलग चीज़ें उनमें समझ आएंगी कि अलग अलग तरीके से, किस तरीके से जो है बसंत का बखान किया गया है अलग अलग कवियों ने और अलग अलग कविताओं में अलग अलग पंक्तियों के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्लियर हो गया सब कुछ, सब समझ में आ गया आपको, प्रश्न के उत्तर भी समझ में आ गए हैं, आपको कविता भी समझ में आ गई है और हमारे प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं। जो भी मैंने आपको कार्य बताया है, करवाया है, वो आपका पूरा होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपकी कॉपीज़ जो है चेक होंगी और जब आपकी कॉपीज़ चेक होंगी तो आपको उसके लिए मार्क्स भी मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ध्यान दे रहे हैं हर बात पर और अपना काम पूरा करते जा रहे हैं और आगे जो आपको काम दिया है वो भी आप पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। हमारी कक्षा 8वीं के जो है पूरा जो ये हमारा कविता है वो पूरी हो चुकी है। इसमें मैं आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ, सारे प्रश्न उत्तर भी हमारे हो गए हैं। तो अब हम अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो हम अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप अपना पूरा कार्य करके रखिए और उसे समझिए जो आपने जितना भी अभी तक किया, और अच्छे से रहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हो गया होगा ये पूरा।